Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। आज का अपना टॉपिक है अमीटर, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी धारामापी का गैल्वेनोमीटर का एक अमीटर में कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण। इस वीडियो में आगे चल के हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर में कन्वर्ट किया जाता है और एक गैल्वेनोमीटर को ही वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। यानी धारामापी में हम थोड़ा सा चेंज करके उसको अमीटर भी बना सकते हैं और उसी में थोड़ा सा चेंज करके हम उसको वोल्टमीटर की तरह भी यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीटर होता क्या है, अमीटर का काम क्या है। तो अमीटर का काम होता है किसी भी सर्किट में या फिर सर्किट के किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में संख्यात्मक रूप में मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी अमीटर ये मापता है कि कितने एम्पियर धारा इस भुजा में या इस परपथ में प्रवाहित हो रही है, इसके लिए अमीटर का यूज करते हैं। अब अमीटर से करंट को मापने के लिए किसी भी भुजा में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको अमीटर के द्वारा मापने के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर को उस भुजा में उस ब्रांच में सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब बात ये आती है कि हमेशा श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं अमीटर को, अगर इसको समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा। तो एक बात देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मैं आपको एक ब्रांच दिखा रहा हूँ, कोई भी सर्किट की एक शाखा मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, जिसमें कोई न कोई करंट फ्लो हो रहा था पहले से। मान के चल रहा हूँ मैं इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था इसमें। अब ये देखने से तो पता नहीं चलेगा ना कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको तो मापना पड़ेगा। इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, अमीटर का यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, वो अमीटर यहाँ जोड़ दिया सीरीज में ऐसे करके। क्यों जोड़ा सीरीज में, क्योंकि जो करंट हम इसमें मापना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो पूरा करंट अमीटर से होकर फ्लो हो। अगर पूरी धारा अमीटर से होकर नहीं जाएगी तो ये कैसे उस धारा को माप पाएगा। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि पूरी की पूरी धारा अमीटर से होकर जानी चाहिए, तब ये उस धारा को सही सही माप के बताएगा। और पूरी धारा अमीटर से तब प्रवाहित होगी जब मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा। सोचो अगर मैं इसको श्रेणी क्रम के बजाय और समांतर में जोड़ देता, ऐसे अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ देता यूँ करके अमीटर को, तो फिर इसमें से होके पूरी धारा न जाकर उस धारा का एक छोटा सा पार्ट जाता, क्योंकि अब उस करंट को यहाँ पे आके 2 रास्ते मिलते हैं, एक इधर जाता है और एक इधर आता है। हो सकता है इधर चली जाती इतनी धारा और इधर बच जाती इतनी धारा। अब इस अमीटर से होके जा रही है मात्र 2 एम्पियर धारा। तो ये अमीटर अब केवल 2 एम्पियर धारा को ही माप के आंसर 2 एम्पियर बताएगा। ये वाली धारा तो इससे होके जा ही नहीं रही है। तो इसीलिए अमीटर को समांतर क्रम में हम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने से वो पूरी धारा को न माप कर उसकी एक छोटी सी वैल्यू को ही माप के बताएगा, यानी कि इसमें कोई न कोई एरर आने वाला है। इसीलिए हमेशा अमीटर को हम जब भी जोड़ेंगे करंट को मापने के लिए तो सीरीज में ही जोड़ेंगे। अब हम गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनाते हैं, उसी से हम वोल्टमीटर बनाते हैं। इस वीडियो में हम अमीटर की ही बात कर रहे हैं केवल। तो मैं क्या करता हूँ कि गैल्वेनोमीटर को ही अमीटर के तौर पर यूज करने के लिए उस गैल्वेनोमीटर को अमीटर की जगह जोड़ दिया। जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एक ब्रांच है जिसमें कोई न कोई करंट फ्लो हो रहा था ऐसे करके, और उसको मापने के लिए, उस करंट को मापने के लिए मैंने इसमें वो गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, क्योंकि मैं गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर का काम ले रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनता है, कैसे बनता है, क्या चेंज करते हैं, वो चल के डिस्कस करेंगे आगे। अभी मैं केवल गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर का काम कर रहा हूँ, उसी से अमीटर की तरह धारा को मापने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने इस धारा मापी को जोड़ दिया यहाँ पर। लेकिन धारा मापी को जैसे ही मैं जोड़ता हूँ इस करंट को मापने के लिए, जैसे ही मैंने धारा मापी को सीरीज में जोड़ा, अब इससे एक नई दिक्कत सामने और आ गई। जैसे मान लो इसमें पहले कितनी करंट फ्लो हो रही थी, 5 एम्पियर धारा इसमें पहले प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इस धारा मापी को यहाँ पर जोड़ा, एक नई समस्या ये आई कि इस धारा मापी के खुद के प्रतिरोध की वजह से, इस गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का कोई न कोई रेजिस्टेंस होगा, उसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से ये वाली जो धारा थी, ये वाला जो करंट था वो प्रभावित हुआ।
है ना। हमें पता है ना कि किसी भी ब्रांच में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट की वैल्यू उतनी कम हो जाती है। पहले ये अकेला ही रेजिस्टेंस था जब तक हम इसको माप नहीं रहे थे, जिसके लिए हमने जब तक धारा मापी को नहीं जोड़ा था तब तक ये अकेला रेजिस्टेंस था इसमें, और उसकी वजह से इतनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे ही तुम इस करंट को मापने के लिए यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हो, अमीटर की तरह यूज कर रहे हो उसको, जैसे ही हम उस गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं तो इसके खुद के रेजिस्टेंस की वजह से ये वाली धारा जो है वो कुछ कम रह जाएगी, क्योंकि ये अब टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच का बढ़ चुका है। तो हो सकता है ये वाली करंट 5 से घट के 4 एम्पियर रह गई है, और क्योंकि अब 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो आंसर हमारा इस धारा मापी से निकल के आएगा 4 एम्पियर। यानी कि अगर मैं केवल अकेले धारा मापी को जोड़कर किसी ब्रांच में उसको अमीटर की तरह यूज करता हूं तो वो शुद्ध वैल्यू नहीं बताता, बल्कि एक्चुअल मान से कुछ कम मान बताता है। तो यहाँ फिर से एक एरर आ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि हम जो अमीटर बनाना चाह रहे हैं, हम जो अमीटर बनाने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, ज़्यादा सुग्राही होना चाहिए, ज़्यादा शुद्ध वैल्यू उसको बतानी चाहिए। तो इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा जो अमीटर यहाँ लगाया जाता है, क्योंकि अमीटर कोई भी हो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, और रेजिस्टेंस की वजह से ये वाली जो धारा है वो प्रभावित होती है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि हम एक आदर्श अमीटर बनाएँ धारा मापी से या जिससे भी बना रहे हैं, अगर हम एक आइडियल अमीटर बनाना चाहते हैं, आइडियल से मेरा मतलब है कि अगर मैं एक ऐसा अमीटर बनाना चाहता हूं जो इस वाली धारा को बिल्कुल भी प्रभावित ना करे, जितनी थी उतनी ही बहने दे, तो उसके लिए इस अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एक आइडियल अमीटर, एक आदर्श अमीटर वो होता है जिसका खुद का रेजिस्टेंस जो है वो 0 होता है। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी अमीटर जो है वो आइडियल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अमीटर बनते किससे, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर है तो उसके अंदर कॉइल भी होगी, और कॉइल है तो उसमें तांबे का तार भी होगा, और तार है तो प्रतिरोध भी होगा, तो प्रतिरोध 0 तो हो नहीं सकता, उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है। तो मैं बेशक ये कह रहा हूँ कि आइडियल अमीटर बनाने के लिए हम कोई ऐसा धारा मापी लें या कोई ऐसा अमीटर ही लें जिसका प्रतिरोध 0 होता हो, लेकिन ऐसा कोई अमीटर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं कि अब कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि जो भी हम अमीटर बनाना चाहते हैं उसका रेजिस्टेंस कम से कम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हो जाए। 0 नहीं हो सकता, लेकिन जितना न्यूनतम हो सकता है उतना उसको मिनिमम कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जिस धारा मापी को तुम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो उस धारा मापी के पैरेलल क्रम में और एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इस छोटे से रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट। धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जो छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसको शंट बोलते हैं ना, हम उसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये जो टोटल धारा मापी बनेगा ये वाला, क्योंकि इन दोनों ने मिलके करंट, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये और ये जो शंट लगाई है, इन दोनों ने मिलके जो बनाया है ना व्यवस्था, ये जो पूरी बनी है, इस पूरी व्यवस्था को हम बोलते हैं अमीटर। ना ये अकेला अमीटर है ना ये अकेला अमीटर है, इन दोनों ने मिलके जो बनाया है वो अमीटर बना है। तो ये बात हमारे समझ में आ गई है कि अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को और अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक शंट जोड़ देते हैं। अब बात ये आती है कि समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ने से क्या होगा। तो हमने जब जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ था ना, जब हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ डिस्कस कर रखी थी कि जब भी दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो नेट रेजिस्टेंस, जो रिजल्टेंट प्रतिरोध जो निकल के आता है वो उनमें से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है। जैसे मान लो मैं 2 रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, एक 4 ओम का है, एक 5 ओम का है। इन दोनों को अगर मैं पैरेलल क्रम में जोड़ दूँ तो जो आंसर निकल के आएगा वो 4 से भी छोटा आएगा। यानी 2 प्रतिरोधों से भी कम प्रतिरोध अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हम दिए गए रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसलिए मैंने यहाँ शंट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रखी है इसके साथ में, क्योंकि इसका तो ठीक ठाक प्रतिरोध था धारा मापी का, लेकिन मैंने जो शंट लगाई है उसका प्रतिरोध तो बहुत छोटा होता है। तो जब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस पूरे डब्बे का, यानी कि ये जो अमीटर बन गया है, इस पूरे अमीटर का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा क्या वो बहुत छोटा आएगा, क्योंकि इससे भी छोटा आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। और हम चाहते ही हैं कि हमारे पास जो अमीटर है, हम जो अमीटर बना रहे हैं वो एक ऐसा अमीटर बने जिसका रेजिस्टेंस, जिसका प्रतिरोध न्यूनतम हो, जितना कम हो सकता है।
तो इसके लिए मैंने इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया, एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ दिया। और छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देने से क्या होता है, इस अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि उसकी वजह से अब इस धारा में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पहले जो धारा प्रवाहित हो रही थी ना, अब लगभग उतनी ही धारा प्रवाहित होती रहती है। तो एक बात हमने ये क्लियर कर लिया कि अगर मैं धारा मापी को और एक अमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उस धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी एक शंट मुझे यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आप जो शंट लगा रहे हो, हम जो इसमें अल्प प्रतिरोध जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में, वो कितने ओम का होना चाहिए। ये तो ठीक है कि छोटा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए, लेकिन कितना छोटा होना चाहिए उसकी कोई वैल्यू भी तो फिक्स करनी पड़ेगी। 0.1 ओम का लगाऊं कि 0.2 ओम का लगाऊं कि और छोटा लगाऊं, इससे कितने ओम की शंट यहाँ जोड़ी जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो अमीटर बनाना चाहते हो वो अमीटर किस रेंज का, किस परास का बनाना है। मतलब धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ी गई शंट का प्रतिरोध इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस परास का अमीटर बनाना चाहते हैं। सबके लिए अलग अलग प्रकार की शंट हमें जोड़नी पड़ती है। अगर मैं 5 एम्पीयर परास का अमीटर बनाना चाहता हूं तो उसके लिए अलग ओम का प्रतिरोध यहाँ लगाना पड़ेगा। 3 एम्पीयर परास का अगर मैं अमीटर बनाना चाहता हूं तो उसके लिए अलग प्रकार का प्रतिरोध यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये प्रतिरोध इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस परास का अमीटर बनाना। अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लो मेरे पास में ये एक गैल्वेनोमीटर है ना, ये एक धारा मापी है और मैं इसको अमीटर बनाना चाहता हूँ, मैं इसको अमीटर में परिवर्तित करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में एक शंट लगानी पड़ेगी। तो ये मैंने समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ रखा है, एक शंट लगा रखी है ना। अब ये पूरी व्यवस्था जो है वो बन गया अमीटर। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि केवल ये अमीटर नहीं है, केवल ये अमीटर नहीं है, इन दोनों ने मिलके जो व्यवस्था बनाई है ना उसको हम अमीटर बोलते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जो मैंने डॉटेड कर रखी है ये है अमीटर, ठीक है ना। तो एक चेंज हमारे समझ में आ गया कि अगर हम धारा मापी से अमीटर बनाना चाहते हैं तो एक क्या चेंज करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में हमें एक शंट लगानी पड़ेगी, एक अल्प प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। दूसरा चेंज, अब देखो ये जो प्रतिरोध है ना, ये जो शंट हमने लगाई है ये कितने ओम की लगाई है, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है ना कि हम जो धारा मापी, हम जो अमीटर बनाना चाहते हैं धारा मापी से, वो किस परास का बनाना चाहते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि हम जो अमीटर बनाना चाह रहे हैं वो 5 एम्पीयर परास का बनाना चाहते हैं, है ना। मैं जो अमीटर बना रहा हूँ वो ऐसा अमीटर बनाना चाहता हूँ जिसकी रेंज जो है वो 5 एम्पीयर है। तो दूसरा चेंज ये होता है इसके स्केल में। अगर आपको याद हो कि धारा मापी का जो स्केल होता था ना, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता था, उसके सेंटर में 0 होता था और बाकी दोनों तरफ एक जैसे अंशांकन हमने कर रखे होते थे। लेकिन यहाँ एक परिवर्तन हम करते हैं अमीटर के लिए कि एक सिरे पर लिया जाता है 0, सेंटर में 0 को न लेकर एक सिरे पर लिया जाता है और फिर बाकी का अंशांकन ऐसे कर रखा होता है। अब मैं जो अमीटर बनाना चाहता हूँ तो वो 5 एम्पीयर परास का अमीटर बनाना चाहता हूँ। तो फिर मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसका जो अंतिम खाना है, इस स्केल का जो अंतिम खाना है वहाँ पर कितना लिखा होना चाहिए, वहाँ पे 5 लिखा होना चाहिए। जैसे मैं 1 मान लूँ, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 7। मैं 7 एम्पीयर परास का अमीटर बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं ऐसा अमीटर बना रहा हूँ जिसकी रेंज जो है वो 7 है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो स्केल होगा अमीटर का, उसके अंतिम खाने पर 7 लिखा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्केल की रेंज जितनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही तो माप सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 एम्पीयर को माप सकता है, इसलिए एंड में 7 लिखा होना चाहिए, है ना। जब तक इस अमीटर में, मैंने जो अमीटर बनाया है ना वो 7 एम्पीयर परास का बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे, और जब तक इस अमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब तक इसका जो पॉइंटर होगा, तब तक इसका जो संकेतक रहा होगा, क्या वो 0 पर रहेगा। अभी इसका पॉइंटर 0 पर है और अगर इसमें कहीं से 7 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी तो पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा। अगर 4 एम्पीयर प्रवाहित होगी तो 4 पे आ जाना चाहिए, तभी तो मैं इसको एक अच्छा मीटर बोल पाऊँगा। तो ठीक है, मैंने ये अमीटर बनाया, 7 एम्पीयर परास का बनाया है
उसके लिए शंट का प्रतिरोध कितना रखना पड़ेगा आगे चल के कैलकुलेट करेंगे। अब मैंने इस अमीटर को एक ऐसे परिपथ में जोड़ दिया जिसमें पहले से ही 7 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान रखना, मैंने जो अमीटर बनाया था वो 7 एम्पीयर परास का बनाया है और मैंने उसको किसी ऐसे ही परिपथ में, किसी ऐसी भुजा में जोड़ा है जिसमें पहले से 7 एम्पीयर ही धारा बह रही है। तो अमीटर हमारा 7 एम्पीयर का, धारा कितनी बह रही है उसमें 7 एम्पीयर ही प्रवाहित हो रही है। तो इसका संकेतक कहाँ जाना चाहिए? इसका संकेतक 7वें खाने पर चला जाना चाहिए, क्योंकि करंट जो फ्लो हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, वो 7 एम्पीयर ही तो फ्लो हो रहा है। तो 7 को 7 बताने के लिए क्या इसको यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है कि इस वाली भुजा में, क्योंकि जब ये 7 एम्पीयर धारा अमीटर के अंदर घुसकर यहाँ आती है ना, तो अब इसको 2 रास्ते मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और मैं चाहता हूं कि संकेतक 7 पर पहुंच जाए, बस अपना काम चल जाएगा, क्योंकि जितनी धारा बह रही थी उतनी ही धारा ये स्केल शो कर दे। हमें और चाहिए क्या? हमें ये तो पता करना है कि कितनी धारा बह रही है। तो जितनी धारा बह रही है संकेतक उतने पर पहुंच जाना चाहिए, हमें और कोई काम ही नहीं है इससे बस। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये वाली धारा जब इस पॉइंट पर आती है तो इसको 2 रास्ते मिलते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मुझे कोशिश ये करनी है कि इस वाली भुजा में मात्र उतनी धारा जाए जितनी ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ धारा उतनी जानी चाहिए जितनी कि संकेतक को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए पर्याप्त है ना। संकेतक को कौन घुमाता है? संकेतक कॉइल के साथ में जुड़ा होता है, कुंडली के साथ में। तो कुंडली घूमेगी तो संकेतक घूमता है। कुंडली को कौन घुमाता है? धारा। जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो इस पर टॉर्क लगता है, जिसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए मुझे ये कोशिश करनी है कि इस वाली भुजा में मात्र उतनी धारा जानी देनी है जितनी कि संकेतक को यहाँ से यहाँ तक, यानी कि फुल घुमाने के लिए जितनी धारा की आवश्यकता है, यानी कि स्केल पर पूर्ण विक्षेप के लिए, फुल डिफ्लेक्शन के लिए जितनी धारा की ज़रूरत है केवल यहाँ उतनी धारा जाने देनी है बस, और बाकी की पूरी धारा यहाँ से होकर आ जानी चाहिए। मैं उदाहरण में ऐसा मान के चल रहा हूँ कि धारामापी के पूर्ण विक्षेप के लिए, यानी कि धारामापी के संकेतक को फुल घुमाने के लिए हमें 1 एम्पीयर धारा की आवश्यकता है। एक्चुअल में इससे भी कम होती है, मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ कि धारामापी के पूर्ण विक्षेप के लिए केवल 1 एम्पीयर धारा चाहिए है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो 7 एम्पीयर धारा जब यहाँ आए ना, तो इधर तो जाए मात्र 1 एम्पीयर और बाकी की 6 एम्पीयर धारा इधर से निकल जाए। सोचो अगर यहाँ 1 से ज़्यादा चलेगी तो क्या होगा? अगर यहाँ पर 1.5 एम्पीयर धारा चली जाती है तो संकेतक और आगे निकल जाएगा, क्योंकि 1 एम्पीयर धारा ही पर्याप्त है उसको तो घुमाने के लिए फुल। जहाँ तक संकेतक को हम लाना चाहते हैं वहाँ तक लाने के लिए मात्र 1 एम्पीयर धारा चाहिए। तो 1 से ज़्यादा नहीं जाने देनी है, क्योंकि ज़्यादा गई तो संकेतक और आगे जाएगा, और आगे चला गया तो आंसर में एरर आ जाएगा, क्योंकि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 7, तो इसको 7 पे तो रुक जाना चाहिए, 7 से आगे नहीं जाने देना। इसीलिए 1 से ज़्यादा धारा प्रवाहित नहीं होने देनी है, 1 से कम भी नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर धारा 1 से कम रह गई है तो बल आघूर्ण कम लगेगा, कुंडली कम घूमेगी, और कुंडली कम घूमेगी तो संकेतक पहले ही कहीं रुक जाएगा। जबकि आना कहाँ पर है? इसको 7 पर आना है। तो ठीक 7 पे लाने के लिए हम इस धारामापी में केवल उतनी धारा प्रवाहित होने देंगे जितनी धारा की आवश्यकता है पूर्ण विक्षेप के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जितना करंट हमें चाहिए था उतना करंट हमने यहाँ आने दिया और बाकी की पूरी धारा यहाँ से होकर जाने दिए। अब यहाँ होकर धारा कितनी जानी चाहिए? 6 एम्पीयर ही जानी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। सोचो अगर ये 6 के बजाय 5 रह जाती तो बाकी की 2 इधर हो जाती, या 6 के बजाय 6.5 हो जाती तो यहाँ पे आधा ही रह जाती। और यहाँ वाली धारा की हम बात अभी करके आ रहे हैं कि ये वाली धारा को 1 से ना तो ऊपर जाने देना है ना नीचे जाने देना है। तो फिर ये भी फिक्स हो गया कि इस वाली भुजा में भी धारा 6 ही रहनी चाहिए, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। इस हिसाब से हम एक प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि इस भुजा में कितनी धारा आएगी या इस भुजा में कितनी धारा जाएगी ये बातें कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है एस। अगर मैं ये छोटा कर दूंगा तो जितना छोटा प्रतिरोध होता है धारा उतनी ज़्यादा आती है, तो जितनी धारा इधर आएगी वहाँ पे धारा उतनी कम रह जाएगी, तो मैं इसको छोटा भी नहीं कर सकता। मैं अगर इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो इसमें अवरोध ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर धारा उधर से होके जाने लग जाएगी। हम 1 से ऊपर जाना नहीं देना चाहते धारा को, तो इसीलिए एस की वैल्यू इस बात को कंट्रोल करती है कि इस भुजा में कितनी धारा जाएगी और इस भुजा में कितनी धारा जाएगी।
तो अमीटर में जितना महत्व इस गैल्वेनोमीटर का है उतना ही महत्व इस शंट का है। आप ये ना सोचें कि यही अमीटर है, क्योंकि इनमें कितनी धारा जाएगी, इधर कितनी धारा आएगी, वो चीज़ें तो कंट्रोल ये कर रहा है ना। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कितने परास का अमीटर बनाना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने शंट कितने ओम की लगाई है, क्योंकि शंट को छेड़ने से, शंट को ऊपर नीचे करने से ये वाली धाराएं प्रभावित होती हैं, और इस धारा के प्रभावित होने से ये चीज़ संकेतक जो है वो आगे पीछे चलता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि हमने 7 एम्पियर परास का जो अमीटर बनाया है ना, उसके लिए हम एक ऐसा शंट यहाँ पर लगाएंगे जो यहाँ से केवल उतनी धारा जाने दे जितनी आवश्यक है, यहाँ केवल वो धारा जाने दे जो संकेतक के फुल विक्षेप के लिए ज़रूरी है। अब अगर ये धारा कुछ कम ज़्यादा भी रह जाती, अब तुम ये मत सोचना कि ये वाला अमीटर केवल 7 को ही मापेगा, अगर मैं धारा आधी कर दूँ तो उसको नहीं मापेगा। देखो जैसे ही तुम इस धारा को आधा कर देते हो ना, मान लो 3.5 कर दिया तुमने इस धारा को, तो ये दोनों धाराएं भी आधी आधी हो जाएंगी। जस्ट ये आधा हो जाएगी, ये 0.5 एम्पियर हो जाएगी, ये वाली जो धारा है वो 3 एम्पियर हो जाएगी। जब ये धारा आधी होगी तो देखो इस कुंडली में जब धारा आधी हो जाएगी तो बल आघूर्ण भी तो आधा हो जाएगा, क्योंकि टो इज इक्वल्स टू NIAB, NIAB। जब आई की वैल्यू आधी होगी तो टो मैक्सिमम आधा हो जाएगा, बल आघूर्ण आधा लगेगा। बल आघूर्ण आधा लगेगा तो जो कुंडली होगी वो पहले की तुलना में आधी घूमेगी, और जब पहले की तुलना में कुंडली आधी घूमेगी तो संकेतक भी आधा घूमेगा और आधी दूरी पर जाकर रुक जाएगा, यानी कि पहले 7 पर गया था तो अब 3.5 पे रुक जाएगा। तो ये वाली धारा जिस अनुपात में कम या ज़्यादा होगी उसी अनुपात में संकेतक भी आगे पीछे चल सकता है। तो आप ये ना सोचें कि ये केवल एक पर्टिकुलर धारा को ही मापेगा, किसी भी धारा को माप सकता है। मैंने तो आपको परास बता रखी थी, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि धारा मापी को अगर हम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके पैरेलल में हमें एक शंट लगानी पड़ती है, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है, और वो जोड़ा गया शंट, वो जो जोड़ा गया अल्प प्रतिरोध है वो कितने ओम का होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जो अमीटर बना रहे हो वो किस परास का बनाना चाहते हो। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं एक अमीटर बनाना चाहता हूँ जिसकी परास है I, यानी मैं I एम्पियर परास का अमीटर बनाना चाहता हूँ। अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेके चल रहा हूँ इसकी तरह, है ना। तो अब हम एक अमीटर बनाना चाह रहे हैं जिसकी रेंज, जिसकी परास जो है वो I है, तो उसके लिए कितने ओम की शंट लगानी पड़ेगी, उसके लिए एक डेरिवेशन करते हैं, यानी S की वैल्यू कितनी रखें अगर हम I एम्पियर परास का अमीटर बनाना चाहते हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि I एम्पियर परास का अमीटर बनाने के लिए हमने जो शंट लगाई है इसके साथ में उसका प्रतिरोध S है। इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है कि कितने ओम की शंट लगाऊं अगर मैं I एम्पियर परास का अमीटर बनाना चाहता हूं तो, क्योंकि अमीटर I एम्पियर परास का है तो अंतिम खाने पर अब क्या लिखा है, अब यहाँ पर I लिखा होगा, है ना, जो भी चल रहा होगा वहाँ से यहाँ तक, और I लिख रहा होगा इस जगह पर। और अब मैंने जो अमीटर बनाया है I एम्पियर परास का, उसको किसी ऐसी भुजा, किसी ऐसे परपथ में जोड़ा है जिसमें ऑलरेडी I धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्योंकि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, हमारा जो अमीटर है वो भी I परास का ही है, तो इसका मतलब संकेतक कहाँ चला जाना चाहिए, I पर पहुँच जाना चाहिए। इसका मतलब संकेतक फुल घूम जाना चाहिए, इसका मतलब धारा मापी में फुल विक्षेप आना चाहिए। और धारा मापी के पूर्ण विक्षेप के लिए जितनी धारा की आवश्यकता है इस भुजा में केवल उतनी धारा जाने देनी है, बाकी की पूरी धारा इधर से होके जाने देनी है। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि धारा मापी के फुल विक्षेप के लिए हमें जो धारा चाहिए वो है IG, है ना। धारा मापी के कुंडली को फुल घुमाने के लिए या संकेतक को फुल घुमाने के लिए मैं मान के चल रहा हूँ जो धारा है वो है IG, और शंट से होकर जो धारा जा रही है मैं उस धारा को मान के चल रहा हूँ IS, शंट से होकर जो जा रही है। तो इस पॉइंट पर ये जब धारा आती है तो इस पॉइंट पर आकर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस आधार पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS, और यहाँ से अगर IS की वैल्यू निकाली जाए तो ये आएगी I माइनस IG, फर्स्ट इक्वेशन। एक कन्फ्यूजन अपने दिमाग में ये और मत पाल लेना कि धारा मापी में केवल IG धारा जा रही है तो ये इसी को मापेगा, ये अमीटर थोड़ी ना है। अमीटर में तो ये है पूरा अमीटर, और अमीटर में तो कितनी धारा जा रही है, वो तो फुल I धारा जा रही है। तो ये दोनों मिलके धारा का मापन कर रहे हैं, ना कि ये अकेला कर रहा है। ये तो एक तरह से स्केल का काम कर रहा है, यानी डिस्प्ले कर रहा है ये तो करंट को। डिस्प्ले किससे होता है, इससे।
यानी इससे तो हमें केवल रीडिंग पढ़ने को मिल रही है, बाकी अमीटर का दोनों मिलके काम कर रहा है, ये पूरे दोनों मिलके अमीटर बना रहे हैं। तो अपने दिमाग में ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना पालें कि इसमें जो धारा जा रही है ये केवल उसी को मापेगा, अरे इसमें जा रही है तो धारा इसमें भी तो जा रही है, ये तो एक पार्ट है अमीटर का, ये कोई अमीटर थोड़ी ना है, ये दोनों मिलके अमीटर बन रहे हैं, है ना। ये तो केवल एक स्क्रीन है एक तरह से, कि स्क्रीन पर हमें लिखा दिख रहा है, संकेतक हमें केवल स्क्रीन पर करंट बता रहा है कितना है। तो ये एक पार्ट है स्क्रीन वाला, और बाकी की मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पर आके धारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, वहाँ से हमने IS की वैल्यू निकाल ली है ये। अब जरा देखें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों ही पैरेलल में लगे हैं, इसीलिए इन दोनों के सिरों पर जो विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। समांतर क्रम में जुड़े हुए अवयवों के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है, तो जितना विभवांतर इन दोनों सिरों के मध्य होगा वही प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य भी होगा, क्योंकि दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए। तो मैं कह सकता हूं कि गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभवांतर यानी कि Vg और शंट के सिरों पर विभवांतर यानी कि Vs, क्या ये दोनों सेम होंगे? तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं। और ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू IR से अगर मैं Vg की वैल्यू निकालूं तो ये होगी कितनी, Ig इंटू जी। Vg का मतलब इस धारा मापी के सिरों पर विभवांतर धारा कितनी आ रही है, Ig, तो I की जगह Ig, और इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है तो वो G होता है, तो R की जगह मैंने G लिखा हुआ है। ऐसे ही Vs की वैल्यू क्या होगी, Vs तो ये होगी IS इंटू एस, है ना, करंट कितना IS है और प्रतिरोध कितना वो S है, तो IS इंटू एस, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो Vg की जगह IG इंटू जी इज इक्वल्स टू IS, अब Vs की वैल्यू IS इंटू एस। और देखें IS की वैल्यू समीकरण 1 से ले लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से IS की वैल्यू रखेंगे IG इज इंटू जी इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू एस। हमें क्या पता करना है, हमें निकालनी है S की वैल्यू, यानी हमें पता करना है कि हम I एम्पीयर परास का जो अमीटर बना रहे हैं उसके लिए कितने ओम की शंट लगाई जाए, S की वैल्यू क्या होनी चाहिए। S की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, तो देखो S इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा IG अपॉन I माइनस IG, है ना, और इंटू जी। तो इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि I एम्पीयर परास का अमीटर बनाने के लिए कितने ओम की शंट लगाई जाए, यहाँ से S की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसी समीकरण से हमें ये भी पता चल जाता है कि देखो जितनी ज़्यादा परास का हम अमीटर बनाएंगे, यानी I की वैल्यू हम जितनी ज़्यादा रखना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा परास हम रखना चाहते हैं अमीटर की, तो शंट का प्रतिरोध उतना कम आएगा। I की वैल्यू जितनी ज़्यादा, शंट का प्रतिरोध उतना कम, यानी कि जितनी ज़्यादा परास का अमीटर बनाना है उसके लिए हमें ये जो प्रतिरोध है वो उतना छोटा यहाँ लगाना पड़ेगा। अब इससे भी आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ अगर छोटा प्रतिरोध लगाएंगे तो यहाँ धारा ज़्यादा आएगी, और धारा ज़्यादा आएगी तो इसमें जो धारा होगी वो कम रह जाएगी, और इसमें धारा कम रह जाएगी तो संकेतक फुल ना घूमकर उससे पहले ही कुछ रुक जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लो पहले हमने 7 एम्पीयर परास का अमीटर बनाया था, तो यहाँ अगर 7 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको फुल विक्षेप आ जाना चाहिए था। उसके लिए यहाँ कितनी धारा आनी चाहिए थी, धारा मापी में 1 एम्पीयर, ऐसा मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में माना हुआ था। अब मैं चाहता हूँ ज़्यादा परास का अमीटर बनाना, मान लो अब मैं 10 एम्पीयर परास का अमीटर बनाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब अंतिम खाना 10 का होना चाहिए, उसी हिसाब से पार्टीशन किए जाएंगे यहाँ पर, है ना। यानी एंड पॉइंट जो इसका होना चाहिए वहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, 10 एम्पीयर। और अब इस अमीटर को अगर मैं किसी ऐसी भुजा में जोड़ दूँ जिसमें ऑलरेडी 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका संकेतक फिर से फुल घूम जाना चाहिए। यानी संकेतक तो अभी भी उतना ही घूम रहा है, अंतर इतना है कि पहले वाले अमीटर में यहाँ 7 लिखा होता था, ये दूसरा अमीटर है जिसमें यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो संकेतक अभी भी इसका उतना ही घूमना है, जितना पहले 7 के लिए घूम रहा था उतना ही अब भी 10 के लिए घूम रहा है, बस अब की बार वहाँ पहले से ही 10 लिखा हुआ है। तो क्योंकि अब की बार भी उसको उतना ही घूमना पड़ रहा है, इसीलिए इस वाली भुजा में धारा अभी भी उतनी होनी चाहिए जितनी कि पहले आ रही थी, क्योंकि पहले भी 1 एम्पीयर से ये संकेतक फुल घूमता था, अभी भी 1 से ही घूमेगा, क्योंकि घुमाना तो उतना ही है, बस जिस जगह 7 लिखा था उसकी जगह अपने आप ही 10 है, तो संकेतक तो अपने आप वहीं तक 10 बता देगा उसको।
तो यहाँ अभी भी 1 एम्पीयर धारा ही जानी है और पीछे से आ कितनी रही है 10, तो मैं क्या चाहूँगा कि अब इधर कितनी जाए 9, जो पहले इधर 6 एम्पीयर जाया करती थी ना, अब उसके बदले यहाँ जानी चाहिए 9 एम्पीयर धारा। तो इस भुजा में धारा ज़्यादा प्रवाहित होने के लिए हमें ये वाला जो प्रतिरोध है वो छोटा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये प्रतिरोध जितना छोटा होगा तभी तो धारा उतनी ज़्यादा आएगी। वही बात यहाँ से निकल के आ रही है कि परास जितनी ज़्यादा होगी शंट का प्रतिरोध उतना छोटा होगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि जब भी हम धारा मापी को अमीटर के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके समांतर क्रम में एक शंट जोड़ेंगे, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ेंगे, और कितना अल्प होगा वो प्रतिरोध, कितनी छोटी उसकी वैल्यू रखी जाएगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अमीटर किस परास का बना रहे हैं, है ना। तो एक चेंज तो ये करते हैं धारा मापी से अमीटर बनाने के लिए कि उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और दूसरा चेंज किया जाता है स्केल में, 0 सेंटर पर ना लेकर एक सिरे से शुरू करते हैं, और एंड पॉइंट पर क्या होता है जो भी हमने अमीटर की परास डिसाइड कर रखी होगी। अब लास्ट में एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि हमने जो अमीटर बना रखा है उस अमीटर का नेट रेजिस्टेंस कितना है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तुल्य प्रतिरोध कितना है, क्योंकि ये जो अमीटर है ना इसके अंदर 2 प्रतिरोध हैं, एक धारा मापी का प्रतिरोध है और एक शंट का प्रतिरोध है। तो इन दोनों ने मिलकर कितना रेजिस्टेंस बनाया है वो होगा अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं अमीटर का जो टोटल प्रतिरोध है, जो नेट प्रतिरोध है, उसको मान के चल रहा हूँ RA, है ना, अमीटर का रेजिस्टेंस है उसको हम RA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके अंदर जो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोनों ही समांतर क्रम में हैं, और क्योंकि दोनों समांतर क्रम में हैं तो हम वो पैरेलल वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 1/RA इज इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S, है ना, ये 2 प्रतिरोध हैं G और S। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो RA की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये आएगी G/S/G प्लस S। ये अमीटर का नेट रेजिस्टेंस हो गया। और क्योंकि एक्चुअल में जो अमीटर होते हैं उनमें शंट जो लगी होती है इसकी वैल्यू गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से बहुत छोटी होती है, यानी S का मान जो है वो G के मान से बहुत छोटा होता है। तो यदि S की वैल्यू बहुत छोटी है G के कंपैरिजन में तो मैं इसमें G के कंपैरिजन में S को छोड़ सकता हूँ प्लस या माइनस करते समय। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि S को छोड़ रहा हूँ, तब RA की वैल्यू लगभग में जो आएगी वो कितनी आएगी G/S/G। S छोड़ दिया तुमने प्लस माइनस में, इनटू में थोड़ी ना छोड़ सकते थे, G से G कैंसिल हो जाएगा, और RA की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी S। कहने का मतलब कोई भी अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ी गई शंट के प्रतिरोध के लगभग समान होता है, लगभग उसके बराबर रहता है। तो ये बातें हो जाती है अमीटर को लेकर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टमीटर।